हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे गणिता मंजरी चैप्टर नंबर 3 की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। इसके क्वेश्चन नंबर 7 से आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन है। इनको ट्रिक के साथ समझाऊंगा तो वीडियो कंप्लीट देखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 तक आपने प्रीवियस वीडियो में देख लिए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/6 एंड 2/5। हमें यहाँ पे 2 रैशनल नंबर दे रखे हैं जिसके बीच के हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें दे क्या रखे हैं 1/6 एंड 2/5। इनके बीच के हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो कैसे निकालते हैं बच्चों? सबसे पहला काम होता है इनके डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना। इक्वल बना के हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करें भाई, इस वाले रैशनल नंबर को 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं और सेकंड वाले रैशनल नंबर को दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/6 मल्टीप्लाई, इसका डिनोमिनेटर क्या है दूसरे नंबर का 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 5 से ही डिवाइड कर लेते हैं। मतलब न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई। दूसरा नंबर क्या है 2/5, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले नंबर के डिनोमिनेटर से। 6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, नीचे भी मल्टीप्लाई। नंबर क्या बन गया यहाँ पे 5 1 जा 5 डिवाइड बाई 6 5 जा 30। और इधर क्या बन गया 6 2 जा 12 डिवाइड बाई 6 5 जा 30। अब इनके बीच के नंबर्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं। 5 से आगे क्या आएगा 6/30, फिर 7/30, फिर 8/30, फिर 9/30, फिर 10/30 और फिर 11/30। तो हमने यहाँ पे 6 नंबर लिख दिए। लिखने दे कितने 5, तो कोई भी आप 5 नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हमारे क्या हो जाएंगे रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/6 एंड 2/5। ये आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं प्यारे बच्चों क्या है। इफ x/3 + x/5 = 16/15 फाइंड द रैशनल नंबर x। अगर इस एक्सप्रेशन के अंदर ध्यान दो तो लेफ्ट साइड हमें x दे रखा है, राइट साइड हमें एक रैशनल नंबर दे रखा है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि x की क्या वैल्यू होगी जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो हमें क्या एक्सप्रेशन दे रखा बच्चों, x/3 + x/5 = 16/15 होना चाहिए। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे देखो 3 और 5 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 5 का एलसीएम आ गया 15। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5 आ गया, 5 की x से मल्टीप्लाई 5x, फिर प्लस में 15 को 5 से डिवाइड किया 3 आ गया, 3 की x से मल्टीप्लाई 3x = 16/15। 5x और 3x कितना हो गया 8x डिवाइड बाई 15 = 16/15। अब हमें वैल्यू निकालनी है x की, तो x को लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, बाकी टर्म्स को राइट साइड ले जाते हैं। तो यहाँ पे x = क्या हो गया 16/15। इधर 15 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे 15/8 हो गया। 15 से 15 कट गया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो x = क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई जिसके लिए ये रिलेशन क्या हो जाएगा सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, क्योंकि 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, तो ये रैशनल नंबर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। Let a and b two non-zero rational numbers such that a + 1/b = 0। यहाँ पे क्या कहा है कि a और b दो नॉन जीरो रैशनल नंबर्स हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि a + 1/b = 0 को। विदाउट असाइनिंग एनी न्यूमेरिकल वैल्यू डिटरमाइन वेदर ए बी इज पॉजिटिव और नेगेटिव, जस्टिफाई योर आंसर। बिना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज किए हुए आपको बताना है कि अगर मैं ए और बी दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट करता हूं तो वो हमारी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। इस चीज को आपको आंसर को जस्टिफाई करना है। देखो बच्चों, सबसे पहले हमें क्या गिवन दे रखा है यहाँ पे a + 1/b = 0। तो यहाँ पे गिवन के अंदर क्या आएगा हमारा a + 1/b = 0। अब क्वेश्चन के अंदर कुछ गिवन होता है ना, तो उसका हमें यूटिलाइजेशन करना आना चाहिए, क्योंकि उसी से हमारा क्वेश्चन सोल्व आउट होता है। यहाँ पे अगर मैं a की वैल्यू फाइंड आउट करूँ बच्चों तो क्या हो जाएगा a = 1/b को राइट साइड ले जाऊंगा माइनस का 1/b। अब मुझे किसकी वैल्यू को चेक करना है कि अगर a और b की प्रोडक्ट हमारी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अब यहाँ पे ab कैसे आएगा b से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे क्या करूँगा मल्टीप्लाई बाय b
ऑन बोथ साइड, क्योंकि एक साइड तो हम मल्टीप्लाई अपने पास से कर नहीं सकते, दोनों साइड हमें b से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब दोबारा बता देता हूं, आप सोचोगे सर क्यों करनी पड़ी मुझे मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें ए बी को चेक करना है बच्चों, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। अब यहां पे ए की वैल्यू तो आ गई मेरे पास माइनस का 1/b, इसको ए बी बनाना है तो b से मल्टीप्लाई करके ही तो ए बी बनाऊंगा। तो यहां पे क्या करूंगा मैं, a मल्टीप्लाई बी इक्वल टू माइनस का 1/b मल्टीप्लाई b। सिंप्लीफाई कर लो, b से b कट गया, तो a और b की प्रोडक्ट ए बी इक्वल टू क्या आ गई, -1। अब ये -1 क्या है, एक नेगेटिव वैल्यू, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, सो प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज नेगेटिव। यही तो चेक करना था हमें, और अपने आंसर को हमने यहाँ पे जस्टिफाई कर दिया। ए और बी की प्रोडक्ट क्या आएगी, यहाँ पे हमारी -1 आएगी। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 लेंथी सा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ही इतनी बड़ी दे रखी है तो बच्चे तो इसको रीड करने में ही, समझने में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में ब्रेक करके समझेंगे, बिल्कुल ईजी तरीके से समझाऊंगा, ध्यान से देखना। देखो क्या है, ए रैशनल नंबर हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुज लास्ट नॉन जीरो डिजिट अकर इन द 4th डेसिमल प्लेस। यहां पे क्या कहा है उसने कि भाई एक रैशनल नंबर है, अगर हम उसकी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करते हैं ना, तो वो 4 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाती है। शो दैट सच ए नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/10⁴ वेयर p इज एनी इंटीजर नॉट डिविजिबल बाई 10। क्या हम ऐसी डेसिमल को p/10⁴ में लिख सकते हैं, p जहां पे हमारा इंटीजर होगा और p हमारा डिविजिबल बाय 10 नहीं होना चाहिए। पहला पार्ट यहां तक है हमारा क्वेश्चन का, तो इसी चीज को समझते हैं, पहले इसी चीज को सोल्व आउट करते हैं। उसने क्या कहा है बच्चों, ध्यान से देखो कि आपके पास एक रैशनल नंबर है और उसकी आप एक डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करते हो। जैसे मान लो कोई भी नंबर दे दिया 5/4 है, 5/4 की डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करने लग जाओ, 1 पॉइंट क्या आएगी यहाँ पे, समथिंग कुछ इस तरीके से आ जाएगी। तो हमें उसकी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करनी है 4 प्लेस तक। 4th प्लेस पे जाके वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। देन शो दैट सच नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/10⁴। क्या ऐसे नंबर को हम p/10⁴ में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, पहला काम ये कह रखा है उसने। तो देखो यहां पे क्या लिखेंगे हम, कुछ बातें लिखनी पड़ेंगी, वो ध्यान से देखो। एज लास्ट नॉन जीरो डिजिट इज एट 4th डेसिमल प्लेस। क्या कहा है उसने, नॉन जीरो डिजिट्स जो हैं हमारी कहां तक है, 4th डेसिमल प्लेस तक है। सो it can be written as देखो ध्यान से, अगर मान लो बच्चों हमारे पास p कोई इंटीजर वैल्यू है, उसके बाद डेसिमल के बाद हमारी 4 डिजिट्स है, एक d1 है, एक d2 है, एक d3 है, एक d4 है। इसको एग्जांपल के साथ भी समझाऊंगा, बस ध्यान से देखते जाओ। उसने क्या कहा है कि एक इंटीजर है, उसके बाद में डेसिमल के बाद यहां पे क्या दे रखी है, 4 डिजिट्स है, यहां तक हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्या इसको मैं p/10⁴ में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। देखो कैसे, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स है बच्चों, 4 डिजिट है। अगर मैं यहां पे डेसिमल को हटाऊंगा तो अपोन में क्या आ जाएगा, 1 के बाद जितनी डिजिट्स होंगी उतनी जीरो आ जाएंगी। तो इसको मैं p/10⁴ लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सो p इज इंटीजर एंड नॉट डिविजिबल बाय 10। जो p होगा यहां पे एक इंटीजर वैल्यू होगी और वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों होगा भाई, 10 से डिविजिबल क्यों नहीं होगा? अगर बच्चों देखो p अगर 10 से डिविजिबल होता तो यहां पे 10⁴ थोड़ी ना होती, एक जीरो कट जाती है हमारी, तो यहां पे 10⁻³ हो जाता। बट हमें तो 10⁻⁴ दिखाना है। अगर 10⁻⁴ डिनोमिनेटर में होगा तो इसका मतलब p जो है वो कभी भी 10 से डिविजिबल नहीं होगा। ये चीज हमने प्रूव कर दी यहां तक। इसको एक एग्जांपल से समझो। देखो मान लो आपके पास कोई नंबर है 2.1234, ये एक डेसिमल एक्सपेंशन है बच्चों। डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स तक हमारी जो डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेट हो रही है। इसको अगर मैं यहां से डेसिमल को हटाऊं तो 2.1234
डेसिमल हटा दिया तो इसको हम डेसिमल के नाम का 1 लगा देंगे, इसके बाद 4 डिजिट्स हैं तो 4 जीरो लगा दी। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 1 2 3 4 डिवाइड बाय 10 की पावर 4 लिख सकता हूं या नहीं? तो बस यही चीज तो उसने कही है कि इसको हम 10 की पावर 4 की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं बिल्कुल। अब उसने कहा है कि जो ये ऊपर न्यूमरेटर है वो डिविजिबल बाय 10 नहीं होगा। अब देखो ऊपर वाली टर्म हमारी 10 से डिविजिबल नहीं है, अगर 10 से डिविजिबल होती तो नीचे हमारी जो एक जीरो है वो घट जाती, 10 की पावर 4 नहीं रहती। तो बस यही चीज हमने लिखनी थी, लिख दी हमने। सेकेंड उसने क्या कहा है, इज इट नेसेसरी that the denominator of this rational number when written in the lowest form is divisible by 10 की पावर 4 and 5 की पावर 4। अगर हम इस डेसिमल एक्सपेंशन को p बाय 10 की पावर 4 को अगर हम लोवेस्ट फॉर्म में लिखें, लोवेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है बच्चों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जहां तक कटते जाए ना वहां तक काटते चले जाओ और जो लास्ट में वैल्यू आ जाए p बाय q की फॉर्म में कि उनको आपस में हम कट ही नहीं कर सकते, तो वो हमारी लोवेस्ट फॉर्म होती है। तो उसने क्या कहा है कि वो जो लोवेस्ट फॉर्म होगी वो डिविजिबल बाय 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 होगी या नहीं, उसका रीजन हमें देना है। देखो अब ध्यान से देखो, इधर आ जाओ, ये एक एग्जांपल लिया था मैंने, 2 1 2 3 4 डिवाइड बाय 10 की पावर 4 था। अब 10 की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, 10 के फैक्टर हो गए 2 और 5, पावर थी 4 4, तो 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ऐसा तो कंपलसरी नहीं है कि न्यूमरेटर से ये सारे के सारे कट जाएं, जरूरी तो नहीं है ना। देखो इधर एग्जांपल से समझो, इसका मतलब क्या था हमारा 2 1 2 3 4 डिवाइड बाय 10,000। कट करने लग जाओ, अब यहां पे इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से ऊपर कट करो न्यूमरेटर को तो 10617 डिवाइड बाय 5000। अब आगे तो ये फर्दर कट नहीं हो रहा है, तो यहां पे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 10617, 2 से कट हुआ था तो यहां पे पावर क्या हो गई, 2 की पावर 3 बच गई और 5 की पावर 4 बच गई, क्योंकि 5000 के फैक्टर हो गए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि लोवेस्ट फॉर्म में हमेशा 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 कंप्लीट कट जाए, ये चीज हमें दिखानी थी। तो यहां पे क्या लिखेंगे, आफ्टर रिड्यूसिंग टू लोवेस्ट फॉर्म, आफ्टर रिड्यूसिंग to lowest form denominator may be divisible by 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 और may be divisible by both, डिविजिबल बाय बोथ। हो भी सकता है कट जाए, नहीं भी हो सकता ना कटे, तो ऐसा कंपलसरी कोई रूल नहीं है कि भाई कटेगी ही कटेगी। समझ में आ गई बात? ये क्वेश्चन था, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका कंसेप्ट समझना था आपको। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों क्या है, लेंथी क्वेश्चन दे रखा है, यहां पे बच्चे घबरा जाते हैं इतनी बड़ी स्टेटमेंट को देख के, और इसको रीड करोगे ना आपको समझ में भी नहीं आएगी स्टेटमेंट। तो इस क्वेश्चन को हम 2 पार्ट्स में ब्रेक करके समझेंगे, बिल्कुल इजी, बिल्कुल हलवा बनाऊंगा क्वेश्चन को। देखो क्या करना है, ए रैशनल नंबर हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक रैशनल नंबर है जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग दे रखी है, हुज लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स अकर इन द 4th डेसिमल प्लेस। और जो वो डेसिमल एक्सपेंशन है ना वो 4th प्लेस पे जाके टर्मिनेट होती है, मतलब डेसिमल के बाद उसकी 4 डिजिट्स हैं। शो दैट सच ए नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म p बाई 10 की पावर 4। क्या ऐसे नंबर को, ऐसे रैशनल नंबर को हम p बाई 10 की पावर 4 लिख सकते हैं, वेयर p इज एनी इंटीजर नॉट डिविजिबल बाई 10। और जहां पे क्या है, p जो है एक इंटीजर होगा और नॉट डिविजिबल बाई 10 होगा। तो भाई यहां तक हम पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो उसने क्या कहा है कि एक रैशनल नंबर है p बाई क्यू की फॉर्म में, उसकी हम कोई डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं, मान लो एग्जांपल के तौर पे आ गई 2.4567। उसने यही तो कहा है कि नॉन जीरो डिजिट्स हमारी जो है वो 4th डेसिमल प्लेस तक होनी चाहिए, डेसिमल के बाद 4 जो डिजिट्स हैं वो नॉन जीरो होनी चाहिए। क्या हम इस डेसिमल एक्सपेंशन को p बाई 10 की पावर 4 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन है। स्टेटमेंट समझ में आ गई? क्लियर है? अब देखो इसको लिखना कैसे है, सबसे पहले लिखेंगे एज लास्ट नॉन जीरो डिजिट, लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स
नॉन जीरो डिजिट्स इज एट फोर्थ डेसिमल प्लेस, इज एट फोर्थ डेसिमल प्लेस। सो हम इसको क्या p बाई 10 की पावर 4 में लिख सकते हैं? उसको देखो यहां पे मान लो हमारे पास क्या है, इंटीजर p है, उसके बाद डेसिमल है 4 डिजिट्स तक। पहली डेसिमल प्लेस d1 है, दूसरा d2 है, तीसरा d3 है, चौथा है d4। अब अगर मैं यहां पे बच्चों आपसे कह दूं कि डेसिमल को हटाओ, डेसिमल को हटाया, डेसिमल के नाम का 1 आ गया, उसके बाद 4 डिजिट्स हैं, तो 4 जीरोज हमारे पास यहां पे आ गई। तो इसको हम कैसे लिख देंगे? ये सारा हमारे पास क्या हो गया, एक इंटीजर हो गया, डिवाइड बाय यहाँ पे 10 की 1 के पीछे कितनी जीरो है, 4 जीरोज है, तो यहाँ पे इसको हम 10 की पावर 4 लिख सकते हैं या नहीं? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस डेसिमल एक्सपेंशन को हम p बाई 10 की पावर 4 में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे सो p इज इंटीजर एंड कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p बाई 10 की पावर 4। इसको एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। जैसे हमने ये एक डेसिमल एक्सपेंशन मानी थी बच्चों 2.4567, इसमें अगर मैं डेसिमल हटाता हूं, डेसिमल के बाद 1, उसके बाद कितनी जीरो आ गई, 4 जीरो। तो क्या इस डेसिमल एक्सपेंशन को ऐसे लिख सकता हूं मैं, 24567 डिवाइड बाय 10 की पावर 4? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये चीज हमने यहां पे शो कर दी। अब उसने क्या कहा है, इज इट नेसेसरी दैट द डिनोमिनेटर ऑफ दिस रैशनल नंबर व्हेन रिटन इन द लोवेस्ट फॉर्म इज डिविजिबल बाय 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4? गिव रीजन। अब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन आई है ना बच्चों p बाय 10 की पावर 4, क्या ये डिनोमिनेटर जो है हमारा 10 की पावर 4 हमेशा हर एक क्वेश्चन में अगर हम लोवेस्ट फॉर्म निकालें तो क्या ये 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा? तो देखो बच्चों, यहां पे 10 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 के फैक्टर करो, 2 मल्टीप्लाई 5 इसकी पावर 4, ऐसे लिख सकता हूं। इसको अलग अलग करके लिखो तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, ऐसे कर सकते हैं हम। तो यहां पे p बाई 10 की पावर 4 किसके इक्वल हो गया, p बाई 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। अब इसकी अगर मैं लोवेस्ट फॉर्म निकालूं, लोवेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है भाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें काटते रहना है जब तक ये कटते रहे, जब तक इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना रहे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे लिख दें 16 बाय 4 लिख दें, तो इसको अगर हम कट करें तो यहाँ पे लोवेस्ट फॉर्म क्या आ जाएगी, 4 बाय 1 आ जाएगी। अब इससे आगे तो हम इसको कट नहीं कर सकते, तो ये लोवेस्ट फॉर्म हो गई। तो उसने क्या कहा है कि अगर हम इसकी लोवेस्ट फॉर्म निकाल लें तो क्या हमेशा 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 कट जाएंगे? ऐसा कंपलसरी तो नहीं है भाई कि हर एक क्वेश्चन में 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 कंप्लीट कट जाए। देखो एग्जांपल के साथ समझेंगे। ये था हमारे पास क्वेश्चन 2 4 5 6 7 डिवाइड बाय 10 की पावर 4 का मतलब क्या है, 10,000। अब इसको कट करने लग जाओ तो क्या ये कंप्लीट कट जाएगा? नहीं। देखो ऊपर 2 से डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 1 2, फिर 2 आ गया, फिर ये 16 हो गया। ये तो 2 से कट ही नहीं रहा, दूसरा नंबर लेना पड़ेगा हमें, ये तो किसी से भी नहीं कट रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ये नंबर तो हमारा जो है 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 से कट ही नहीं रहा है। अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास इवन नंबर होता, लास्ट में 6 होता, एग्जाम्पल के तौर पे 6 होता, तो 2 से अगर कटते हैं इसको, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 16 हो गया, 2 8 जा 16, 2 3 जा 16। नीचे कट करेंगे तो नीचे क्या आ जाता, 5000। तो ये आ गया मेरे पास। अब ये फर्दर हमारा ना तो 5 से कट रहा है ना 2 से कट रहा है, तो भाई डिनोमिनेटर तो हमारा 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ ना। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, हेयर डिनोमिनेटर may be divisible by 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4, और may be divisible by both। हो भी सकता है वो कट जाए और नहीं भी हो सकता, ऐसा भी हो सकता है कि वो 2 की पावर 4 से कंप्लीट कट जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि भाई वो बिल्कुल भी ना कटे, सारी की सारी डिजिट्स एज इट इज रह जाएं डिनोमिनेटर में लोवेस्ट फॉर्म निकालते टाइम। तो ये था क्वेश्चन, क्लियर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन डिटरमाइन वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 18 by 125 इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग।
इफ इट इज टर्मिनेट्स स्टेट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पे क्या कहा है, बिना डिवीजन मेथड का यूज किए हुए हमें बताना है कि 18/125 हमारी टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर वो टर्मिनेटिंग आप कहते हैं तो हमें बताना है कि वो कितने डेसिमल प्लेसेस पे जाके टर्मिनेट होगी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आया समझ में। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, 18/125 हमारे पास नंबर दे रखा है जो कि हमारा एक रैशनल नंबर है। हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर के फैक्टर फाइंड आउट करने होते हैं, प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर ऑफ 125 क्या हो जाएंगे बच्चों, 125 के फैक्टर कर लो। 125 5 से डिवाइड होगा तो 25 आ गया, फिर हमारा 5 से डिवाइड होगा तो 5 5 जा 25, मतलब यहाँ पे क्या आ गया, 5 × 5 तो यहाँ पे 125 के जो फैक्टर आए बच्चों वो ओनली 5 आए हैं। अब अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर या तो ओनली 2 आ जाए या ओनली 5 आए या फिर 2 और 5 दोनों आ जाए, उसके सिवा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी वो टर्मिनेटिंग होगी। तो यहाँ पे एक लाइन भी लिख देते हैं, ए रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग if its denominator factors having 2 and 5 only, जिसके अंदर क्या हो, 2 और 5 ओनली फैक्टर्स हों, तो वो हमारी क्या होगी, डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा टर्मिनेटिंग होगी। एक चीज और आपको ध्यान देनी है, यहां पे ये लोवेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, तब हमें डिनोमिनेटर के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। लोवेस्ट फॉर्म मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में आगे फर्दर नहीं कटने चाहिए, ठीक है, तब हमें फैक्टर निकालने हैं डिनोमिनेटर के, तब चेक करना है। क्लियर बात हो गई। अब यहां पे हमारे पास क्या नंबर आ गया, टर्मिनेटिंग आ गया, तो यहां पे क्या लिखेंगे, सो 18/125 इज टर्मिनेटिंग, तो ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग नंबर है। इतना काम खत्म हो गया। अब हमें बताना है कि ये कितने डेसिमल प्लेसेस पे जाके टर्मिनेट होगी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो बच्चों, 18/125 किसके इक्वल था हमारा, 18/5⁵। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल कितने डेसिमल पे जाके रुकेगी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में हमारे 5 और 2 जो है ना सेम पावर में फैक्टर होने चाहिए, ये चीज कंपलसरी है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एज डिनोमिनेटर इज 5⁵, वी मेक पावर ऑफ 2 and 5 इक्वल। 2 और 5 की पावर हमें क्या बनानी पड़ेगी, इक्वल बनानी पड़ेगी, अगर हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है। अब यहां पे तो 2 तो है ही नहीं, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, 2⁵ से मल्टीप्लाई, और ऊपर भी 2⁵ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे सो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बाय 2⁵, और 2⁵ का मतलब क्या है, 8। तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 18/5⁵ था, ऊपर भी 2⁵ से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2⁵ से मल्टीप्लाई, तो ऊपर क्या आ गया हमारा, 18 × 2⁵ 8 हो गया, डिवाइड बाय 5 2 जा 10⁵ हो गया। तो यहाँ पे 18 8 जा क्या हो गया, 144 डिवाइड बाय 10⁵। तो ये कितने डेसिमल पे जाके हमारी डेसिमल एक्सपेंशन आएगी, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 0.144। तो डेसिमल एक्सपेंशन के बाद कितनी डिजिट्स हुई, 3 डेसिमल प्लेसेस। तो यहां पे क्या लिख देंगे लास्ट में, सो डेसिमल हैज 3 डेसिमल प्लेसेस। सिंपल सा काम है। डेसिमल प्लेसेस के लिए हमारे पास डिनोमिनेटर में 5 और 2 की सेम पावर होनी चाहिए, तभी हम उनकी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। A rational number in its lowest form has denominator 2⁵ and 5. How many decimal places will its decimal expansion have? Explain your answer. यहाँ पे क्या दे रखा है, हमारा एक लोवेस्ट फॉर्म में रैशनल नंबर है जिसके डिनोमिनेटर के फैक्टर हमें ये दे रखे हैं। हमें बताना है कि अगर हम उसकी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करें तो कितने डेसिमल प्लेसेस पे जाके उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगी, रुकेगी।
तो देखो भाई कैसे करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हमें यहाँ पे नंबर दे रखा है p बाई क्यू की फॉर्म में, ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। तो रैशनल नंबर के अंदर जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स हमें दे रखे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5। जो q एक नंबर था उसके फैक्टर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 दे रखे हैं। अब हमें बताना है कि यहाँ पे अगर इसकी डेसिमल एक्सपेंशन हम फाइंड आउट करते हैं तो डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस पे जाके डेसिमल एक्सपेंशन खत्म होगी। तो उसके लिए मैंने अभी अभी बताया था डिनोमिनेटर में हमारी 2 और 5 की पावर क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, जो डिनोमिनेटर हैं वो क्या है 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे पावर ऑफ 2 and 5 शुड बी इक्वल। अब इक्वल बनाने के लिए हमें यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5 की पावर 2 से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू मेक देम इक्वल मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर बाय 5 की पावर 2। तो क्या हो जाएगा भाई, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। तो ये हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा अब। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। 5 की पावर 1 था, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 हो गया। तो ये किसके इक्वल हो गया, हमारा 10 की पावर 3। तो अब जो हमारा नंबर था p बाई क्यू वो किसके इक्वल हो गया, p बाई 10 की पावर 3, क्योंकि 5 की पावर 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब डेसिमल एक्सपेंशन कितनी प्लेसेस पे जाके रुकेगी, 3 डेसिमल प्लेसेस पे, क्योंकि नीचे 10 की पावर 3 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो डेसिमल एक्सपेंशन हैव इक्वल टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर कितने प्लेसेस होंगे, 3 प्लेसेस होंगे, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में हमारी 10 की पावर 3 बना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 भी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 भी लेंथी सा क्वेश्चन दे रखा है, बट देखो ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ेंगे। हम रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करते हैं ना बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, उसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है, लेट a इक्वल टू 7/12 एंड b इक्वल टू 5/6 express both a and b in the form of k1 by m and k2 by m where k1 k2 and m are the integers and k2 minus k1 greater than 6। बिल्कुल सिंपल चीज़ है। यहाँ तक देखो, हमें यहाँ पे 2 नंबर दे रखे प्यारे बच्चों, a इज इक्वल टू 7/12 और b इक्वल टू हमें दे रखा है 5/6। हमें इन दोनों नंबर्स को k1 बाय m एंड k2 बाय m की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ध्यान से देखो, ऊपर वाली वैल्यू k1 k2 है वो अलग हो सकती हैं, बट डिनोमिनेटर हमारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब भाई 2 रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमेशा डिनोमिनेटर को इक्वल बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इनको इक्वल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे a और b को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेक डिनोमिनेटर इक्वल, क्योंकि हमें इसको k1 बाई एम k2 बाई एम की फॉर्म में बनाना है। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/12। इसको हम क्या कर लेते हैं, किसी से मल्टीप्लाई की ज़रूरत नहीं है, इसी को हम डिनोमिनेटर को 12 बनाएंगे। तो b इक्वल टू 5/6 है, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी। तो a की वैल्यू क्या हो गई, 7/12 और b की वैल्यू क्या हो गई, 5 2 जा 10/12 हो गई हमारी k1 बाई एम k2 बाई एम की फॉर्म में। ये k1 बाई एम हो गया और ये हमारा k2 बाई एम हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ से k1 k2 की वैल्यू देखो क्या है, 7 और 10। k1 क्या हो गया 7, k2 क्या हो गया 10। ये 2 वैल्यू निकल के आ गई मेरे पास। अब बात करते हैं यहाँ पे k2 माइनस k1 ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, ये कंडीशन भी कंफर्म करनी है हमें। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, k2 माइनस k1 चेक करते हैं भाई क्या ग्रेटर देन 6 है या नहीं। k2 की वैल्यू क्या है 10 माइनस 7 कितना आया 3, जो कि हमारा ग्रेटर देन 6 नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो ये हमारी वैल्यू जो है k1 k2 की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, अपने डिनोमिनेटर को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। अब देखो एक एग्जांपल बताता हूं। मान लो हम 2 नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं, एक ये नंबर है एक ये नंबर।
अब इनके बीच में अगर हमें रैशनल नंबर कंप्लीट पूरे नहीं मिलते हैं जितने हमें फाइंड आउट करने होते हैं, तो हम डिनोमिनेटर को बड़ा कर लेते हैं। वही काम यहां पे करेंगे अगर हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है तो यहां पे क्या करेंगे हम, मेक डिनोमिनेटर बिगर, मेक डिनोमिनेटर बिगर, डिनोमिनेटर को हम बिगर बना लेते हैं। ए की वैल्यू क्या थी 7/12 और बी की वैल्यू क्या थी 10/12। इसको हम क्या कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई, 3 से ही नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई। तो देखो ए की वैल्यू क्या आ गई 7 3 जा 21/36 और बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 30/36। अब ये किसके इक्वल हो गया K1/MK, ये K2/MK। तो यहाँ पे K1 की वैल्यू क्या हो गई 21, K2 की वैल्यू क्या हो गई 30। अब K2 माइनस K1 देखो क्या ग्रेटर देन 6 है, K2 की वैल्यू क्या है 30 माइनस 21 ग्रेटर देन 6, 30 माइनस 21 क्या आ गया 9 ग्रेटर देन 6 है या नहीं है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई A और B की वैल्यू। यहां तक क्लियर है, अब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब आगे क्या कहा है, यूजिंग द सेम डिनोमिनेटर M राइट एग्जैक्टली 5 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन A एंड B। अब हमें क्या करना है, इनके बीच में 5 रैशनल्स नंबर लिखने हैं A और B के बीच में। तो A की वैल्यू क्या थी 21/36 और B की वैल्यू क्या थी 30/36। तो यहाँ पे 5 रैशनल नंबर क्या हो गए 22/36, 23/36, 24/36, 25/36 और 26/36। तो ये काम हो गया हमारा फिनिश। क्लियर है। यहाँ पे देखो भाई 7/12 और 7/12 और 10/12 के बीच में 5 रैशनल नंबर हैं नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो 8/12 9/12 दो ही रैशनल नंबर थे। तो यहाँ तो हमारा आंसर वैसे ही नहीं बन रहा था, तो हमें डिनोमिनेटर को बिगर करके यहाँ पे अपने रैशनल नंबर फाइंड आउट कर लिए। इतना काम खत्म हो गया। अब उसने क्या कहा है, एक्सप्लेन वाई द कंडीशन K2 माइनस K1 ग्रेटर देन n+1 इज नेसेसरी टू फाइंड n सच रैशनल नंबर्स। अगर हमें n रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो K2 माइनस K1 जो है n+1 से ग्रेटर होना क्यों जरूरी है। देखो अभी अभी हमने क्वेश्चन किया है, यहाँ पे इसी क्वेश्चन के अंदर हमें कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने थे, 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने थे। किसके बीच में, A और B के बीच में। कितने फाइंड आउट करने थे, 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने थे। n की वैल्यू क्या थी 5। तो उसने क्या कहा है, जो K2 माइनस K1 है, K2 क्या था न्यूमरेटर है दोनों नंबर्स के, उनकी वैल्यू ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए n+1 होनी कंपलसरी है। अब यहाँ पे n क्या था 5, तो K2 माइनस K1 किसके इक्वल था, ग्रेटर देन क्या था 5+1। तो K2 माइनस K1 क्या होगा, ग्रेटर देन 6 होना कंपलसरी था, तभी हमारे नंबर निकले हैं। तो यही चीज़ तो उसने लास्ट में बोला है उसने कि भाई यहाँ पे K2 माइनस K1 क्या है, ग्रेटर देन n+1 क्यों होना जरूरी है। तो इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो टू फाइंड n रैशनल नंबर डिनोमिनेटर मस्ट बी न्यूमरेटर, सॉरी डिनोमिनेटर नहीं करेंगे, न्यूमरेटर, क्योंकि न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर डिफरेंस मस्ट बी ग्रेटर देन n+1 होना चाहिए। ये चीज़ हमने यहाँ पे शो भी कर दी। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 3 रैशनल नंबर x y z सेटिस्फाई x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 0, देन शो दैट ऑल द रैशनल नंबर x y z मस्ट बी साइमल्टेनियसली 0। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया है और एक क्वेश्चन नंबर 10 किया था, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस वो आपको कंसेप्ट समझाने के लिए थे। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो वो आपको इजीली समझ में भी आ गया होगा। अगर दिक्कत लग रही है उन क्वेश्चन नंबर 10 में और 13 में, तो ये मानिए कि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट में कमी आ रही है कहीं ना कहीं। वो कंसेप्ट आपको क्लियर कराने के लिए क्वेश्चन थे, वो एग्जाम में नहीं आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 और 10, ठीक है। अरे सर आपने तो टेंशन मुक्त कर दिए, हम तो दुखी हो गए थे, वो क्वेश्चन तो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ रहे थे। बट थोड़ा सा समझ लो उनको कि कंसेप्ट क्या दे रखा है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। देखो यहाँ पे हमें 2 चीज़ें गिवन है बच्चों,
गिवन क्या है यहाँ पे, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, एक एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 0, ये दे रखे हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 दे रखी है, इक्वेशन नंबर 2 दे रखी है। दो कंडीशन हमें गिवन है। अब हमें क्या करना है, वी नीड टू शो, हमें क्या शो करना है कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0, तीनों की तीनों साइमल्टेनियसली 0 हो सकते हैं या नहीं, ये चीज़ हमें दिखानी है। तो देखो बच्चों, एज x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हमें दे रखा है, जो गिवन है ना उसी से क्वेश्चन सोल्व आउट होएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0। अब बच्चों एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू क्या थी, 0। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये वैल्यू 0 हो गई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू किसके आ गया, 0 के, क्योंकि ये भी 0 हो गया। अब बच्चों एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तीनों क्या हो रही है, एडिशन, और साथ में पावर क्या है, इवन। अगर एक्स वाई जेड की कोई नेगेटिव वैल्यू भी होगी तब भी वो पॉजिटिव हो जाएगी स्क्वायर होके। तो ये हमारे पास कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये 0 कब पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल हेयर सम कैन बी 0 ओनली व्हेन, ये सम कब 0 हो सकता है, जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 हो और जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 हो। ये तीनों 0 हो तभी सम हमारा 0 हो सकता है। तो यहाँ से क्या हो गया, सो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, तीनों के तीनों क्या हो गए, 0। यही चीज़ तो हमें प्रूव करनी थी, बस ये क्वेश्चन था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शो दैट द रैशनल नंबर a प्लस बी बाई 2 लाइज बिटवीन द रैशनल नंबर a एंड b। यहाँ पे क्या कहा है, अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर हैं a और b, तो उनकी एवरेज जो है वो हमेशा उनके बीच में लाई करती है। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास यहाँ पे 2 प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है कि जो a प्लस बी बाई 2 है वो हमेशा a और b के बीच में लाई करेगी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, क्या है, हेयर b जो है वो ग्रेटर है a के, यही तो बात हुई, a छोटा है b बड़ा है। तो यहाँ पे स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट लेंगे इस चीज़ को प्रूव करने के लिए। हम क्या करते हैं, इस वाली कंडीशन को लेके चलते हैं, पहले लेफ्ट वाली को, a लेस देन a प्लस बी बाई 2, इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, a हमारा लेस है b से, a जो है वो b से छोटा नंबर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड a ऑन बोथ साइड, दोनों साइड a ऐड कर देते हैं। इधर a ऐड करेंगे तो a प्लस ए लेस देन b प्लस ए, a प्लस ए क्या हो गया, 2a लेस देन a प्लस b। तो यहाँ पे a लेस देन क्या आ गया, a प्लस बी बाई 2, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इतनी बात समझ में आई। अब देखो दोबारा हम दूसरी स्टेप 2 के अंदर क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, a प्लस बी बाई 2 लेस देन b होना चाहिए। ये इधर वाली चीज़ हम प्रूव करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सेम एज इट इज़ कंडीशन, a हमारा क्या है, लेस देन b है। अब क्या करेंगे, ऐड b ऑन बोथ साइड, अब दोनों साइड b ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, a प्लस बी लेस देन b प्लस बी। तो क्या हो गया, a प्लस बी लेस देन 2b, 2 इधर जाएगा तो a प्लस बी बाई 2 ग्रेटर देन b हो गया। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो गया भाई, यहाँ से a लेस देन a प्लस बी बाई 2, और यहाँ पे a प्लस बी बाई 2 किसके लेस था, b के। तो हैंस प्रूव्ड, ये चीज़ हमने प्रूव कर दी कि a और b अगर दो रैशनल नंबर है तो उनकी एवरेज हमेशा उनके बीच में लाई करेगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है।
Find the length of the hypotenuse of all the right triangles in the given figure below, which is referred to as the square root spiral. ये हमें एक स्क्वायर रूट स्पाइरल दे रखा है जिसमें हमें इन हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब ध्यान से देखो बच्चों, जो ये सबसे पहली ये पर्पल कलर की ट्रायंगल है, इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस प्रकार से ट्रायंगल है, कुछ जैसी दे रखी है वैसी ही बनाने की ट्राई करते हैं। कुछ ऐसी है और ये हमारा क्या दे रखा है, 90 डिग्री एंगल दे रखा है। ये 1 दे रखा है, ये 1 दे रखा है। अब इस ट्रायंगल को अगर मैं ऐसे करके बनाऊं तो ऐसे भी तो बना सकता हूं। ये 90 डिग्री के साथ वाली ये 1 1 दे रखी है, ये हमारा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, वो ट्रायंगल की राइट एंगल ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है जिसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये होता है हमारा ये हमारा होता है परपेंडिकुलर और ये हमारा होता है बेस। कई बार नीचे भी परपेंडिकुलर मिल जाता है, आगे क्लास 10th में आपको समझ में आ जाएगी वो चीज़। तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज निकलता कैसे है, पहले वो चीज़ क्लियर करो। जो हाइपोटेन्यूज होता है h, उसका स्क्वायर इक्वल किसके होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। ये कंडीशन होती है बच्चों। अब यहाँ पे इसको हम ट्रायंगल नंबर 1 मान लें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल 1 हमें ये वाली साइड बतानी है, ये वाली साइड क्या होगी। तो किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू ये 1 है, ये 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या आ गया, 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 स्क्वायर है, इधर जाएगा रूट हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू किसके आ गया, √2। मतलब ये वाली साइड जो है अब √2 आ गई। अब ये √2 हो गई, ये 1 हो गई। अब ये वाली साइड हमें बतानी है कि ये क्या होगी, कितनी होगी। ये ट्रायंगल सेकंड आ गई, तो यहां पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल सेकंड h का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ये 1 है हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ये हमारा क्या है, अब बेस बन गया। ये कितना है, √2, ये साइड है √2 का स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर स्क्वायर से कट गया तो 2 इज इक्वल टू √, क्योंकि स्क्वायर राइट साइड जाएगा रूट हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू किसके आ गया, √3 आ गया। तो ये साइड अब हमारे पास आ गई √3। अब अगली वाली निकालिए, ये √3 है, ये 1 है, तो ट्रायंगल 4 इन ट्रायंगल 3 h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1 का स्क्वायर प्लस में ये साइड कितनी आई है, √3 का स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे ये हमारे पास 3, इसका रूट। तो h इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, √4 आ गया। इसको 2 मत लिख लेना, रूट की फॉर्म में ही रहने दो, क्योंकि स्पाइरल रूट हमें दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसे ही इन ट्रायंगल 5 निकाल लेंगे, या ट्रायंगल 4 निकाल लेंगे इसमें। अब ये हमारे पास क्या हो गया, √4 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये क्या आएगा, √5 आ जाएगा। फिर ये √6 आ जाएगा, ये √7 आ जाएगा, √8 आ जाएगा, √9 आ जाएगा, और लास्ट वाला √10 आ जाएगा, और इधर निकाल लेंगे तो √11 आ जाएगा। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल 4 में क्या आ जाएगा, h स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस √4 का स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू क्या आएगा प्यारे बच्चों, √1 + 4 मतलब √5 आ जाएगा। सो हमारे यहाँ पे हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्रायंगल आर क्या होंगे, √2, √3, √4, √5, इस प्रकार से चलते चले जाएंगे। और जितने भी हमारे यहाँ पे ट्रायंगल होंगे वो इसी प्रकार से स्पाइरल रूट्स हमारे पास निकल के आ जाएंगे। समझ में आ गई बात। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन करना है, सारे के सारे निकाल के नहीं दिखाने, 3-4 निकाल के इस प्रकार से लिख देंगे। ये क्वेश्चन था, क्लियर हो गई पूरी की पूरी एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 13 और 10 को आप स्किप भी कर सकते हैं, बस वो समझने हैं थोड़े से। और मैंने क्वेश्चन नंबर 10 को 2 बार समझाया है, एक बार स्टार्टिंग में थोड़ा सा डीपली बताया है, फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको शॉर्ट फॉर्म में करके भी बताया। तो वो दोनों वीडियो आप मतलब क्वेश्चन के साथ ही हैं दोनों, तो वो आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।